ये कहानी है शौर्यपूर्ण गांव के होनहार बच्चे अर्जुन की। वो हर क्षेत्र में निपुण था, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई अन्य कला। उसकी तेज बुद्धि और साहस के कारण पूरा स्कूल और गांव उसे गर्व से देखता था। एक दिन अर्जुन और उसके मित्रों ने जंगल में घूमने जाने का निश्चय किया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जो रहस्यमयी किंतु सुंदर था। उस जंगल में जाना सबकी इच्छा थी। तो ठीक है, हम सब मिलकर कल उस जंगल में घूमने जाएंगे। हाँ, तय रहा। दूसरे ही दिन बच्चों ने अपने अपने थैले तैयार किए और सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना और छोटी छोटी नदियों को पार करना शुरू कर दिया। अरे अरे गोलू, पानी का जोर ज्यादा है, इसलिए संभल कर चलना, वरना फिसल जाओगे। हाँ, और गिरते ही भीग जाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं फिसलूंगा। और मैं फिसल गया। हाँ, वो तो दिख रहा है। जंगल की सैर तो खूब चल रही थी, लेकिन अब बारी थी जंगल के बीचों बीच जो बहुत बड़ा और पुराना वृक्ष था उस पर चढ़ने की। उस बड़े पुराने वृक्ष की शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को चढ़ाई में विशेष रुचि थी, इसलिए उसने उस पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया। किंतु अर्जुन, क्या तू सच में इस पर चढ़ना चाहता है? हाँ, क्यों? क्योंकि जरा इसे गौर से देख, ये वाकई में काफी बड़ा है। इस पर चढ़ते चढ़ते तो हालत खराब हो जाएगी, और कहीं कुछ हो गया तो? अब बस भी करो मीनू, हर बार हर चीज से यूं डर जाना और हार मानना सही नहीं है। इसलिए मैं तो चला। अर्जुन के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका आत्मविश्वास दृढ़ था। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और देखते ही देखते ऊंचाई पर पहुंच गया। पेड़ की ऊंचाई से नीचे झांकते ही उसे रोमांच का अनुभव हुआ, लेकिन जिस शाखा पर अर्जुन खड़ा था वो कमजोर थी और टूटने के कगार पर थी। अर्जुन डर गया। उसे मीनू की सारी बातें याद आने लगी। धीरे धीरे वो संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। अरे मुझे कोई बचाओ! बेचारा अर्जुन जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। मित्रों ने घबराकर उसे पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। आखिर मीनू और गोलू अर्जुन को उठाकर जैसे तैसे उसके घर चले गए। अर्जुन के घर जाने के बाद मीनू ने उसके घर वालों को सारी बातें बता दी। बहुत देर होने के बाद भी अर्जुन बेहोशी की हालत से बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए वो सब और भी चिंतित हो गए। अर्जुन के बाबा ने बिना वक्त जाया किए डॉक्टर को घर बुला लिया। अर्जुन की हालत देख उन्हें पता चल गया था कि वो सदमे में है। डॉक्टर अर्जुन के घर वालों को कुछ उपाय बताते हैं और दवाई देते हैं। आखिर दवाई का असर हो गया। अर्जुन दूसरे दिन होश में आ गया। माँ! अर्जुन बेटा, सुनिए, अर्जुन को होश आ गया। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। सही कहा आपने, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा ठीक हो गया। कुछ हफ्तों के आराम के बाद अर्जुन ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन जंगल में हुई घटना के बाद वो चुप चुप रहने लगा। दोस्तों के साथ खेल कूद करने में उसकी रुचि खत्म हो गई। पहले जहां वो खेल के मैदान में सबसे पहले पहुंचता था, अब वो दूर खड़ा बस बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी कोई उसे खेलने के लिए बुलाता, वो बहाना बना देता। अरे अर्जुन, तू मैदान में खेलने नहीं आ रहा? नहीं, मैं नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो होती रहेगी अर्जुन, चल साथ में खेलते हैं, बाद में पढ़ाई कर लेना। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ खेलो, मुझे पहले ये खत्म करना है। अर्जुन का ये बदला हुआ रूप सबके लिए आश्चर्यजनक था। अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता, पर उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। देखिए अर्जुन की माँ, आपको यहाँ बुलाने की वजह थोड़ी गंभीर है। मतलब क्या हुआ? अर्जुन से कुछ गलती हुई है क्या?
गलती नहीं, लेकिन अर्जुन पहले जैसे खेल कूद में हिस्सा लेता था अब नहीं लेता। हर समय घबराया रहता है, शांत रहता है। उसने सारी प्रतियोगिताओं से अपना नाम भी वापस ले लिया है। ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो जंगल में उसके साथ जो हादसा हुआ था तब से वो थोड़ा बदल गया है। उसे ऊंचाई से डर लगने लगा है। इसीलिए उसका ये डर मिटाना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते स्कूल की तरफ से बच्चों को पर्वत की सैर पर ले जाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि अर्जुन भी इसका हिस्सा बने। इससे वो सब में घुल मिल जाएगा और उसका डर भी मिट जाएगा। टीचर की बात तो सही थी। अर्जुन का डर मिटाने के लिए उसका लोगों से घुलना मिलना जरूरी था। उसे वो चीजें करने की जरूरत थी जिनसे उसे बहुत डर लगता था। लेकिन अर्जुन को मनाना आसान नहीं था। पर वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन को सैर के लिए तैयार करने के लिए उसकी माँ ने एक अच्छी तरकीब का इस्तेमाल किया। अर्जुन बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ माँ? तुझे पता है, आज मैं तेरे स्कूल गई थी तेरे टीचर से मिलने। तो टीचर ने क्या कहा माँ? टीचर ने कहा अर्जुन बड़ा होनहार बच्चा है, लेकिन आजकल वो बहुत शांत रहने लगा है और पर्वत सैर से उसने अपना नाम भी हटाया है। तुझे उस सैर पर सच में नहीं जाना? माँ के उस सवाल ने अर्जुन को भावुक कर दिया। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, ऐसे नहीं रोते बेटा। मैं जाना चाहता हूँ माँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। किस बात का? कि मैं फिर से गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये बस तेरा डर है और कुछ नहीं। इसे मिटाने के लिए तुझे पर्वत की सैर पर जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है, फिर तुझे रहस्य के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं। रहस्य? कैसा रहस्य माँ? कहा जाता है कि उस विशाल पर्वत पर एक सोने का अंडा है जिसे हमारे पूर्वजों ने वहां छिपा कर रखा है। सोने का अंडा? लेकिन क्यों? उस सोने के अंडे से क्या होगा? कहा जाता है उस सोने के अंडे में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें सबसे ताकतवर बनाती है और होशियार भी। सच? हाँ, लेकिन अब उसका क्या फायदा? तू तो वहां जाना ही नहीं चाहता, तो छोड़ दे। माँ की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में सोने के अंडे का लालच जाग उठा था, लेकिन ऊंचाई के डर ने उसे जकड़ के रखा था। किंतु इन सब के बावजूद अर्जुन की माँ ने हार नहीं मानी। वो हर रोज अर्जुन के सामने उस सोने के अंडे की बात करती, उसे उस अंडे की वजह से होने वाले फायदे के बारे में बताती। रोज रोज सोने के अंडे की बात सुनकर अर्जुन का मन विचलित होने लगा था। वो दिन रात उस सोने के अंडे के बारे में सोचता। वो उस सोने के अंडे को पाना चाहता था। माँ ने जैसा कहा वैसे ही अगर मैं उस सोने के अंडे को ढूंढ लेता हूँ तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा और ज्यादा होशियार भी। फिर मुझे ऊंचाई से डर भी नहीं लगेगा और मेरे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे उस पर्वत की चोटी पर जाना होगा। मैं ये करके रहूंगा। मैं कल सैर पर जाऊंगा और वो सोने का अंडा लेकर आऊंगा। माँ की बातों का अर्जुन पर अच्छा असर पड़ चुका था। अर्जुन अगले दिन विशाल पर्वत की सैर पर निकल गया। उसे देखकर सारे टीचर और उसके दोस्त खुश हो गए। लेकिन जैसे ही सैर शुरू हो गई, उसके मन के डर ने उस पर हावी होना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ ने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तू कर सकता है अर्जुन, बस आगे बढ़ते रहो। आखिर अर्जुन ने अपने डर पर काबू पा ही लिया था। वो खुद अपना हौसला बढ़ाना सीख चुका था और इसका नतीजा था कि अर्जुन सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ उस विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। ये मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। वाह अर्जुन, तूने तो आज कमाल कर दिया। बिल्कुल, आखिर अपना दोस्त वापस आ गया। हाँ, और कमाल मैंने नहीं, हमने कर दिखाया है। लेकिन यहाँ सोने का अंडा कहाँ छिपाया होगा? सोने का अंडा? अर्जुन ने माँ की कही सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी।
लेकिन पर्वत की चोटी पर सोने का अंडा मिलने से रहा। निराश अर्जुन घर लौट आया। घर आते ही उसने माँ को सोने के अंडे के बारे में पूछा तो उस पर उसे जवाब मिला, तुझे सोने का अंडा वहाँ नहीं मिला क्योंकि वो कभी था ही नहीं। मतलब तुझे जिंदगी में ताकतवर होने के लिए, होशियार होने के लिए किसी सोने के अंडे की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने डर पर काबू पाने की जरूरत है। और आज तूने वो कर दिखाया बेटा। सच? हाँ, आज तूने ऊंचाई के डर को जड़ से मिटा दिया और विशाल पर्वत पर सैर करके आ गया। ये माँ की बात सुनकर अर्जुन खुश हो गया। ये तो सच है, जीवन में कुछ पाने के लिए हमें किसी अद्भुत शक्ति की जरूरत नहीं, बस डर को मिटाने की देर है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की। जमींदार महेश के घर आज 2 सैनिक आए थे। कहिए, किस काम से आना हुआ आप सबका? राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार जी, हम भी इसी गांव से हैं और आपको बखूबी जानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया खुद ही समर्पण कर दें और मेरे साथ चलें। इन्होंने कुछ अपराध किया है क्या? राजा का आदेश है, बस इससे ज्यादा और क्या जानना है आपको? सैनिक, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। ये पूरा गांव जमींदार जी का है। कोई बात नहीं दान सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे पिताजी ने कोई बुरा काम किया है क्या काका? वो दीजिए जवाब, आपसे बच्चा कुछ पूछ रहा है। सरस्वती, ना इसमें तान सिंह का कोई दोष है और ना ही किसी और का। सत्ता के लोभ में ऐसा ही होता है। और बेटा रुद्र, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें बस अपना कर्म करना है, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। सेनापति और सैनिक दोनों वहाँ से महेश को बंदी बना ले जाते हैं। सरस्वती रुद्र से कहती है, अपने पिता को ध्यान से देखो, उनकी बताई बातों को हमेशा याद रखना और सही रास्ते पर चलना। हाँ माँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इस घटना को आज 12 वर्ष बीत गए थे। रात का समय था और इस आलीशान कोठी में आज एक बड़ी चोरी होने वाली थी। 3 चोर नकाब बांधे कोठी में घुस आए थे और तिजोरी के पास खड़े थे। चोरों का सरदार उस तिजोरी को एक चाबी से खोल देता है। खुल गई तिजोरी, अब सारा धन निकाल लो और चिट्ठी इसमें छोड़ दो। जैसा आप कहें सरदार। तीनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। रुद्र, ये हमारी तीसरी चोरी है, अब हम उन पैसों का क्या करें? ये पैसे कल रात 3 गांव के घरों में बंट जाने चाहिए। उसके बाद राजा तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आखिर उनके चहीते मंत्री का सारा धन जो गायब हो गया है और पूरे राज्य में अब इच्छाधारी चोर का नाम हर कान तक पहुंच जाएगा और हर बच्चे की जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ये तो बस शुरुआत है, अब वो समय दूर नहीं है जब राजा का तख्ता पलट जाएगा। रुद्र, जिसने अपने पिता को देखकर खुद से वादा किया था कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गलत हो, आज क्या वो सही रास्ते पर है? और वो ये सब किस वजह से कर रहा है? इन सवालों के जवाब तो अभी रुद्र के पास ही हैं। इसी समय राजा के दरबार में मंत्री ये दुख भरी खबर लेकर आया था। महाराज, महाराज! क्या बात है मंत्री, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा पूरा धन, मेरी पूरी तिजोरी सब खाली कर दिया महाराज, बस एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। क्या क्या लिखा है उस चिट्ठी में? अभी पढ़ के सुनाता हूँ महाराज। मंत्री, गरीबों के पैसों से तुमने अपना भुवन बनाया है और अपने दायित्वों को भूल गए हो। तुम जन समुदाय के मंत्री होकर उन्हें ही लूट रहे हो। मैं ये सारा पैसा जनता में फिर से बांट दूंगा। राजा भ्रष्ट और मानसिक तौर पर अपंग हो गए हैं, अब उनमें न्याय करने की शक्ति नहीं रही। अपनी इच्छा से चोरी करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो मेरा उपहास कर रहा है? इसे शीघ्र ही ढूंढा जाए और मेरे सामने लाया जाए। हे राजन, ये पहली चोरी नहीं है, इसके पहले भी 2 चोरियां हो चुकी हैं। तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था महाराज,
पर आप उस समय व्यस्त थे और कहा कि ये छोटी मोटी बातें लेकर मैं आपके पास ना आया करूं। कल की बातें छोड़ो, इस चोर ने मुझे चुनौती दी है। जल्द से जल्द इसे पकड़ो और कारागार में डालो। जो आज्ञा महाराज। रुद्र अपने घर में सोया है और मलखान और सुदामा उसे जगाने आते हैं। अरे रुद्र, उठ भी जाओ। जाने भी दो सुदामा, सोए रहने दो। अरे क्यों सोने दूं? गांव वालों ने इसका नाम सोता रुद्र रख दिया है और सब कहते हैं कि जमींदार जी के घर ऐसा आलसी बच्चा कैसे पैदा हो गया। जमींदार जी की बात ही अलग थी और गांव के लोग अभी कुछ जानते ही नहीं है। वैसे आज पिताजी ने दरबार में हुई घटना बताई। रुद्र ने जैसे ही ये सुना, उसकी नींद टूट गई। लो, काम की बात सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। बताओ भी, क्या कहा काका ने? मलखान ने रुद्र को अपने पिता से सुनी सारी बातें बता दी। ये सुनकर रुद्र ने कहा, राजा जो कभी जनता की दुहाई नहीं सुनता, वो अपने मंत्री की तिजोरी खाली होने से इतना आग बबूला हो गया। काश अगर इतनी संवेदना उन्हें राज्य के लोगों से होती तो आज वो एक अच्छे राजा होते। अब अगली चोरी की तैयारी में लग जाओ। इस महीने हम 3 चोरियां करेंगे। और ये चोरियां की कहाँ जाएंगी? 2 चोरियां तो इसी मंत्री की तरह आम होंगी, पर आखिरी चोरी बहुत खास होगी। बिल्कुल जैसा रुद्र ने कहा, सिर्फ 2 हफ्तों में राजा के दरबार में उनके सबसे निकट के लोगों के घर चोरियां हुई और राजा कुछ ना कर पाया। सेनापति, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा था, तो अब तक वो चोर बेड़ियों में क्यों नहीं है? क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन उनका पता लगाने के लिए हमें प्रजा की भी सहायता चाहिए, पर कोई उनके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। वो इच्छाधारी चोर उनका रक्षक और उनका दुख हरने वाला नायक हो गया है। क्या पूरी प्रजा उनका साथ दे रही है? राजा मैं हूं या वो? महाराज, उसने 2 चिट्ठियां छोड़ी हैं। क्या लिखा है उन चिट्ठियों में? पहली चिट्ठी में ये लिखा है, राजन, तुम्हारे सारे भ्रष्ट मित्रों का दिन आ गया है। प्रजा की इच्छा मेरी इच्छा है। ये सिर्फ चोरियां नहीं है, ये अपने हाथों से न्याय लेना है। इन इच्छाओं ने मुझे जन्म दिया है। मैं इन इच्छाओं को धारण करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो खुद को न्याय का रखवाला और लोगों का नायक समझता है? दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा है इसने? बस एक वाक्य महाराज, अगली चोरी सेनापति के घर। मुझे चुनौती देता है। व्यापारी धनानंद और अन्य मंत्रियों के भवन की सुरक्षा में जो भी पहरेदार लगाए गए हैं, उन सबको सेनापति के घर पर लगवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और 1 हफ्ता बीत गया। तीनों चोर चांदनी रात में एक आलीशान भवन के सामने खड़े हुए। बिल्कुल वैसा ही हुआ रुद्र, जैसा तुमने सोचा था। अब बारी पिताजी की है। पीछे हटना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। जो आवश्यक है वो आवश्यक है। धर्म के मार्ग से डगमगाना नहीं है मुझे। चलो। तीनों भवन के अंदर जाते हैं। सुदामा दोनों को तिजोरी के पास पहुंचा देता है। ये रही तिजोरी। अब बस ये तिजोरी साफ करनी है और उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रुद्र उस बड़ी सी तिजोरी को खोलता है। उसमें सोने के सिक्के और जेवरात भरे हुए थे। तीनों मिलकर बारी बारी सारा सोना बाहर पहुंचा देते हैं और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती। यहाँ कौन सी चिट्ठी छोड़नी है? कोई चिट्ठी नहीं, अब संदेश लेकर इच्छाधारी चोर खुद जाएगा। अगली सुबह होती है और राजा के दरबार में सभी लोग जमा थे। ये क्या हो रहा है? चुनौती देकर खुद वहाँ आया ही नहीं। जरूर आपसे डर गया होगा महाराज। तभी राजदूत आता है। महाराज, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ है? आपके सबसे नजदीकी और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी धनानंद के घर से सारा धन चुरा लिया गया है। क्या?
जी महाराज, और सूत्रों से पता चला है कि सारा धन राज्य में बराबर बंटवा दिया गया है। इस चोर ने जो नुकसान किया है अब ये लोगों से वसूला जाएगा। जाओ और हर गांव नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि लोग सारे पैसे वापस करें, वरना ठीक नहीं होगा। तभी उस दरबार में रुद्र आ जाता है। हे राजन, कोई आदेश देने से पहले एक बार तनिक सोच तो लीजिए। कौन हो तुम जो यहाँ मेरी आज्ञा के बिना बोलने की हिम्मत कर रहा है? अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप जिसकी तलाश कर रहे हैं और कल रात जिसने आपको झांसा दिया है, वो मैं ही हूँ, इच्छाधारी चोर। अच्छा, तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथों से अब चली गई है। कहना क्या चाहते हो? जिस प्रजा से तुम धन वसूलने की कोशिश करने जा रहे हो, उन्हें तुम्हारे कारनामों के बारे में सब पता चल गया है। मैं राजा हूँ और ये प्रजा मेरी इच्छाओं के अधीन है। जो मैं चाहूंगा वही सबको मानना पड़ेगा और यही प्रजा धर्म है। हे राजन, धर्म की बातें ना करो। तुमने कौन सा राज्य धर्म निभाया है? ये भूमि, ये राज्य तुम्हारे पुरखों की देन नहीं है। तुम सिर्फ प्रजा के एक प्रतिनिधि हो। उनका जीवन दुश्वार करके खुद की तिजोरी भरना, ये महापाप है। अब तुम राजा बने रहने के लायक नहीं हो। इसकी जुबान खींच लो सेनापति। काका, चुनाव कीजिए कि सेनापति होने के नाते आपका दायित्व राजा के प्रति है या प्रजा के प्रति। मेरे पिता को अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कर कारागार में डाल दिया गया। उससे मन न भरा तो पूरे गांव को प्रताड़ित किया गया। सेनापति, सोच क्या रहे हो? क्षमा करें महाराज, हमारी सेना भी यही सोचती है कि रुद्र यानी इच्छाधारी चोर सही है। आपके कुकर्म इतने बढ़ गए हैं कि अब सेना भी आपके लिए अपने प्राण नहीं देना चाहती। आज सुबह से ही हर गांव और नगर से खबर आ रही है कि प्रजा विद्रोह कर देगी। मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। महाराज को कारागार में डाल दिया जाए। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा हूं। जो राजा खुद का दायित्व भूल जाए, ऐसे राजा का ना रहना ही बेहतर है। राजा प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा राजा के लिए। इस घटना के कुछ महीनों बाद रुद्र के पिता महेश को नया राजा बनाया गया और उसके बाद राज्य में सुख शांति आ गई। एक आदमी मुर्गी पालकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वो आदमी अपनी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखता था, पर सब मुर्गियों में से उसे एक मुर्गी सबसे ज्यादा प्यारी थी, तो वो उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। उसका एक पोल्ट्री फार्म था। हर दिन की तरह वो आदमी आज भी अपने फार्म पर आया, पर मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। अरे, ये क्या है? ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये तो सोने का अंडा है। अरे, मेरी किस्मत खुल गई। मैं तो अमीर हो गया। चलो घर जाकर मजे करता हूँ। सोने का अंडा मिलते ही वो घर में सभी जरूरत की चीजें लाने लगा। हर रोज सोने का अंडा मिलने से वो अमीर होता गया, लेकिन अब वो और अमीर होने के सपने देखने लगा। ऐसे ही मैं एक दिन पूरे नगर का सबसे धनवान सेठ बन जाऊंगा। चलो बाजार से कुछ जरूरत की चीजें ले आता हूँ। उन अंडों को बेचकर वो अब बहुत अमीर हो चुका था। उसने अपना नया घर बनाया, पर उसकी और अमीर होने की चाहत की वजह से उसका लालच बढ़ता चला गया। अब तो मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें जोड़ ली हैं, पर अभी सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना बाकी है। क्यों ना मैं एक एक अंडे के बजाय सारे सोने के अंडे एक ही साथ निकाल लूं? सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनने के सपने देखते देखते वो आदमी सो जाता है और सुबह उठकर मुर्गी को देखने सीधा अपने फार्म पर जाता है। आज भी एक ही अंडा? ऐसे तो जल्दी अमीर नहीं बन पाऊंगा। क्यों ना एक काम करूं, सारे अंडे एक ही बार में निकाल लेता हूं। इससे मुझे सारे सोने के अंडे एक ही साथ मिल जाएंगे। इसके लिए मुझे मुर्गी का पेट काटना पड़ेगा। इस तरह सोने के अंडे के लालच में उस आदमी ने मुर्गी का पेट ही काट दिया। अरे, ये क्या? यहाँ तो एक भी सोने का अंडा नहीं है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच की वजह से अपना ही नुकसान कर लिया।
तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच करना बुरी बात है। माँ, आपके हाथों में वो क्या है? और चॉकलेट बार। सिर्फ एक? ये किसके लिए है माँ? शाइनी या मेरे लिए? मेरे लिए। नहीं, मेरे लिए। अच्छा रुको, मैं फैसला करूंगी कि किसे देना है। पर मैंने तुमसे कहा था ना खिलौने अलमारी में रखने के लिए। पर तुमने अभी तक काम नहीं किया। हम बाद में कर देंगे माँ, पहले आप हमें चॉकलेट दीजिए। मुझे दो। नहीं, पहले बैठो और ये कहानी सुनो, फिर हम चॉकलेट का फैसला भी कर लेंगे। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही मेहनती मुर्गी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जैकी और जॉनी। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का फैसला किया। पता है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। मजा आ गया। अब पहले मुझे जाकर सामान लाना होगा। दूध, आटा और चीनी और अंडे। बहुत सारा सामान है। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। मैं भी चलता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जॉनी। ओह, कितना भारी है। बैग वहाँ रख दो जॉनी, और अंडे फ्रिज में रख दो। मम्मा, आप आ गए? केक बनकर तैयार हो गया? नहीं बेटा जैकी, अब हमें इसे एक साथ खोलना होगा। मुझे इसके लिए काफी कुछ चाहिए। तो जल्दी करो ना मम्मा, इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपको एक एक करके सामान पकड़ाता हूँ। मम्मी बताइए क्या चाहिए? अब हम इसे ओवन में रख देंगे। और फिर ये तैयार। बाहर निकालने में मैं मदद करता हूँ मम्मी। नहीं जॉनी, शुक्रिया, पर ये मैं ही करूँगी, ये गर्म है। ये केक बनकर तैयार हो गया, अब खाते हैं। अब मैं केक काटूंगी बच्चों। ये तुम्हारे लिए जैकी, और ये है तुम्हारे लिए जॉनी। पर मम्मा, मुझे इतना छोटा पीस क्यों? जॉनी को तो इतना बड़ा मिला। हाँ बेशक बेटा जैकी, जो लोग काम करते हैं इनाम हमेशा उन्हें ही मिलता है। तो अगर तुम काम पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगी। हम समझ गए माँ। मैं जल्द से जल्द पूरा रूम साफ कर दूंगी। और मैं भी। और फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। दादाजी, क्या हम ये सारा सामान खरीद लें? ये सब क्या है साशा? मैं इसे अपनी संडे वाली पार्टी में पहनूंगी दादाजी। पर ये कुछ ज्यादा नहीं? तो क्या हुआ दादाजी, मैं सभी से अलग भी तो दिखूंगी, फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, मैं ये खरीद दूंगा, पर पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहता था। मुर्गे के पंख रंग बिरंगे थे और खूबसूरत दिखते थे। वो सभी को दिखाकर चिढ़ाता था, यहाँ तक कि किसान को भी वो बहुत पसंद था। पर इसकी वजह से मुर्गा बहुत घमंडी बन गया और वो मुर्गियों को नीचा दिखाने लगा। मुर्गा जी, हम एक खेल खेल रहे हैं, क्या आप भी खेलेंगे? जाओ तुम मुर्गियों, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? क्यों?
देखो तो जरा खुद को, सफेद रंग और इतनी मोटी हो तुम सभी, और मुझे देखो, तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? पर तुम जैसों के साथ बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, हम तो बहुत सारी हैं, हम खेल सकते हैं, हमें मुर्गे की कोई जरूरत नहीं। पर उसे बात करने की अक्ल नहीं। फिर एक दिन एक चोर फार्म में घुस आया जब किसान सो रहा था। कितना बढ़िया फार्म है, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगेगा। आहा, मुर्गियां, इनमें से एक या दो को चुरा कर कसाई को बेच सकता हूँ। उनके बदले कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पर किसे लेकर जाऊं? सब तो एक जैसी हैं। एक मिनट, मुर्गियों को छोड़ो, उस मुर्गे का दाम तो अच्छा मिल जाएगा। कितना सुंदर है ये। हाँ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते मेरे प्यारे मुर्गे। आ जाओ, मैं तुम्हें असली घर ले चलता हूँ। पता है हमें किसने बचाया? किसने? हमारे बेरंग पंखों ने। अगर हम भी उतने रंग बिरंगे होते तो वो हमें भी कसाई के पास बेच देता। सही कहा, खास रंग रूप दुआ भी बन सकता है और अभिशाप भी।